तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सिकेटिंग बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है और हिस्ट्री की आज 24वीं क्लास है। इससे पहले 23 क्लासेस हिस्ट्री की हो चुकी हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में हैं। हिस्ट्री क्लास जो हैं वो हालांकि 23 हो चुकी हैं, लेकिन वो क्लास जो हैं अलग अलग पार्ट्स में हैं। किसी क्लास के 2 या 3 या एक क्लास के 6 पार्ट भी हैं। जैसे जैसे लंबे टॉपिक हैं उसी हिसाब से हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अभी हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, अशोक पढ़ रहे हैं, मीन्स मौर्य एम्पायर या मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। इसके लिए भी हमने अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं। उम्मीद है कि आज 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपकी फैसिलिटी के लिए हमेशा की तरह फिर से जितने भी मैंने आपको नोट्स लिखाने हैं या पढ़ाने हैं सारे सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, शॉर्ट में लिखे हैं और इन्हीं को मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता रहूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने पास कॉपी पेन लेके रखें और जो मैं बोलता रहूँ साथ ही साथ उसको नोट करते रहें। तो चलिए समय गंवाए बिना आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं इससे पहले। कहाँ सा कैसे ये राजा बना, कैसे इसने सेल्यूकस को हराया और कैसे इसने भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल किंगडम बनाया। अब थोड़ी सी बातें इसके बारे में रह गई हैं, समराइज टाइप में उसको करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसने मगध को केंद्र बना करके भारत का इंटीग्रेशन या एकीकरण किया। देखिए क्वेश्चन आता है कि आपने सुना होगा ना, अगर आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के समय में या 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व भारत में जो खास महाजनपद थे कितने थे? 16 महाजनपद थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो यही है, 16 महाजनपद वाला। तो भारत में 16 महाजनपद थे। इनकी लिस्ट या इनके बारे में कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। फिर वो आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। वर्तमान बिहार और बंगाल में था मगध। और मगध को केंद्र बना करके किस वंश ने भारत में इंटीग्रेशन शुरू किया या मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाना किसने शुरू किया? तो बिंबिसार या हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था। अब क्वेश्चन आएगा कि 16 महाजनपदों का एकीकरण किसने किया? ध्यान रखना इस बात का, 16 महाजनपदों का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो मगध के नेतृत्व में हुआ। मगध के अलग अलग राजवंश और अलग अलग राजा थे जिन्होंने सबने मिलकर के धीरे धीरे उसे एक विशाल एम्पायर बना दिया। ठीक है ना। तो भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? मगध से हुई। किसके नेतृत्व में 16 महाजनपदों का एकीकरण हुआ? मगध के नेतृत्व में हुआ। भारत में पहला विशाल साम्राज्य कौन सा था? मगध। अब वो पूछेगा कि मगध को केंद्र बना करके भारत का एकीकरण किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत से इसने अपना कैरियर शुरू किया। धनानंद की हत्या की। धनानंद की हत्या करने के बाद इसने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया और धीरे धीरे देखते देखते इसकी जो पावर थी वो नर्मदा के पार सारे उत्तर भारत में फैल गई और उसके बाद इसने साउथ इंडिया को जीता। कलिंग को मैं ये नहीं कहूँगा कि कलिंग को ये जीत नहीं पाया, क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है। बस ये पता चलता है कि कलिंग इसके एम्पायर में नहीं था। अब इसने उसको जीतने का प्रयास किया या नहीं किया, ये इतिहास में इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता नहीं है। तो खैर, तो मगध को केंद्र बना करके संपूर्ण भारत का एकीकरण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतर्राष्ट्रीय क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी के समय में पहली बार अफगानिस्तान भारत से जुड़ा था। ठीक है ना। तो अफगानिस्तान भारत से जुड़ गया, तो इस तरह से इसने भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बना दिया। भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य किसने बनाया? कनिष्क ने बनाया। भारत में दूसरा या भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य था वो कुषाणों के समय में या कनिष्क के समय बनाया। उसके बाद भारत का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य किसने बनाया? भारत में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने का जो श्रेय मिलता है वो मुगलों को मिलता है। मुगलों में भी अकबर को, जब उसने कंधार को मिला लिया था। कंधार कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में, है ना। ओके, चलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध को केंद्र बना करके इसने पूरे भारत का एकीकरण किया। भारत का अंतर्राष्ट्रीय, भारत में पहला इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का फॉलोअर था। ये कहाँ से पता चलता है कि वो जैन धर्म का फॉलोअर था? ये उस कथा से पता चलता है कि जब मगध में अकाल पड़ा, कुछ कह रहे हैं, मगध में जब अकाल पड़ा तो ये प्रसिद्ध जैन संत भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया था? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला मैसूर के पास चंद्रगिरी पहाड़ी पर, और वहीं पर इसने उपवास या संलेखन के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ, अच्छा देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और शॉर्ट में लिखने की 2 वजह हैं। एक तो कम समय में लेसन प्लान पूरा हो जाए और दूसरा उसकी फ़्लो बनी रहे, कोई चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है वो छूटे ना। तो अपने साथ आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें।
प्रशासन, नियमित प्रशासन जो है, नियमित प्रशासनिक प्रणाली, ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मौर्यों के समय में शुरू हुई। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो। मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ, वनडे एग्जाम में अक्सर आप लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, सर 1.5 नंबर से रह गया, सर 2 नंबर से रह गया, सर 5 या 6 नंबर रह गए। आपको ये 1.5-2 नंबर बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये 1.5-2 नंबर बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। अच्छा, इतना खास प्रयास भी नहीं करना होगा जितना कल रात ग्लेन मैक्सवेल ने किया है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, है ना। देखिए, मैं अपनी बहनों से कह रहा था कि ये जो पारी खेल रहा है, वो जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कपिल देव सर ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इतने रन की पारी खेली थी, 5 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो मैंने कहा वो इनिंग देखी तो किसी ने नहीं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। वो इनिंग देखी तो किसी नहीं है, लेकिन आप मैक्सवेल को खेलते हुए देख लो, इनिंग है। लेकिन वो पारी उससे भी कहीं बेहतर रही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टांगें नहीं हिल रही हैं, वो खड़े खड़े सट ठट ठट, वाह वाह गजब। और ग्लेन मैक्सवेल तो जीते ही जीता, ग्लेन मैक्सवेल तो जीते ही जीता। एक्चुअली यहाँ पर जो हार हुई वो अफ़गानिस्तान के अनुभव की हुई। अफ़गानिस्तानी जो बॉलर या बैट्समैन या फील्डर जो हैं, कलाकारी में कम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं, तो अभी धीरे धीरे बन रहे हैं, आगे जाके ऐसे सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मज़ा आ गया ना रात। तो ग्लेन मैक्सवेल जैसा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना उसने एफर्ट किया था उसका 20% एफर्ट करना है आपको अपने कैरियर के लिए, अपनी स्टडी में, ठीक है। तो जो 5-5, 6-6 नंबर या 1.5-2 नंबर से कह रहे हैं ना, रुक गए, बड़े कम लग रहे हैं आपको ना, ज़्यादा हैं। एक लेवल के बाद, एक लेवल पर आने के बाद ना आधा आधा 1-1 नंबर के लिए भी मारामारी रहती है। तो वो क्यों रुकते हैं? आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि आप वन लाइनर रटते हैं, आप फैक्ट रटते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। आप जैसे कहोगे ना कि भारत में व्यवस्थित प्रशासन की शुरुआत किसने की, और उसमें मौर्य वंश भी आ गया, चंद्रगुप्त भी आ गया, अशोक भी आ गया। अब क्या आंसर दोगे आप? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। एक राजा पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में नियमित प्रशासनिक व्यवस्था की जो शुरुआत की वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की। अब जब हम मौर्यों का प्रशासन पढ़ेंगे यूपीएससी मेंस में, इस समय नहीं, यूपीएससी मेंस में, तो आपको हम बताएंगे। लेकिन हल्की सी बातें आपको बता चलें, जैसे आजकल की नौकरशाही है ना, आजकल की जो नौकरशाही वर्ग है, ब्यूरोक्रेसी है, तो उसके कई सारे नाम मिलते हैं। आगे मैंने लिखे भी हैं उसमें, अमात्य, तीर्थ, महामात्य, अध्यक्ष। उसकी बात मैं तभी करूँगा जब लेसन प्लान में ये चीज़ें आएंगी। आपने सिर्फ ये याद करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की शुरुआत की है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। अब अशोक ने इसमें क्या किया है? अशोक ने प्रशासन को मिशनरी कामों से जोड़ दिया। मिशनरी का मतलब समझते हैं? ये ईसाई मिशनरी से शब्द आया। जो ईसाई मिशनरियाँ होती हैं ना, वो लोगों के साथ जुड़ती हैं और उनकी सेवा करती हैं, समाज सेवा करती हैं, और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी करते रहते हैं। तो मिशनरी का मतलब ये है सेवा भाव। मिशनरी माने सेवा, है ना, मिशनरी का मतलब सेवा भाव। तो प्रशासन को उसने जो टारगेट दिया वो ये दिया कि आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो है ही है, साथ ही साथ लोगों का भला करना भी है। प्रशासन को कल्याणकारी स्वरूप दिया, राजत्व को कल्याणकारी स्वरूप दिया। तो ये अशोक की उपलब्धि है। इसके अलावा अशोक ने एक नया काम किया था, स्थानांतरण का नियम। कोई भी अधिकारी एक जगह पर ही नहीं टिकेगा, उसको समय समय पर एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। अशोक ने प्रशासन में ही एक और नई चीज़ लागू की थी कि उसने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि आप हर 5 साल बाद, और कहाँ पर, तक्षशिला और कलिंग में, कलिंग और तक्षशिला जो थे आसान क्षेत्र थे, उसने कहा आप हर 5 साल बाद कलिंग और तक्षशिला में हर 3 साल बाद भ्रमण पे जाएंगे, अपने एरिया में जाएंगे और देखेंगे कि लोगों के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है ना, बिना वजह लोगों को पनिशमेंट तो नहीं दिया जा रहा, बिना वजह लोगों को जेल में तो नहीं डाल दिया गया है। तो ये सारे काम जो किए वो किसने किए? अशोक ने। तो प्रशासन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों ने की। प्रशासन को मिशनरी और कल्याण से किसने जोड़ा? ट्रांसफ़र का नियम किसने जोड़ा? अशोक ने जोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रहेगा भाई। अनिल जी, बात समझ आ रही है कुछ? नहीं, या हवा हवाई हो रही है? बात समझ आ रही है? अभी मतलब शरीर आ गया यहाँ पर क्लास में, आत्मा नहीं आई ना अभी, ऐसी है ना? हाँ, आत्मा को बुला रहे हैं शरीर आ गया। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज में बदलना ना, शरीर तो आ गया, आत्मा नहीं आई है। बाकी लोग जो समय से आ गए थे ना, जैसे ये शीतल बैठी हैं, सोनू बैठी हैं, राबिया बैठी हैं, ये समय से आ गए थे। विकास जी भी थोड़ा समय से आ गए थे। तो इनका भी पहले शरीर ही आया था, लेकिन जब तक मैंने क्लास शुरू की इनकी आत्मा भी यहाँ आ चुकी थी। आ गई थी ना आत्मा? हाँ। और सोनू की आत्मा ने तो स्थायी घर कर लिया, आराम से बैठिए देखो ठीक है, तो बुलाओ यार, आत्मा को बुलाओ जल्दी, ऐसे टुकर टुकर देख रहे हो वो एक गाना याद आ गया, टुकर टुकर देखते हो क्या अनीस जी से कहूँ तो अनीस जी कह रहे हैं
सर बोर्ड, उसमें तो गाना तो यह है चेहरा तेरा सूरत तेरी, है ना सर, बातें आपकी बोर्ड आपका, बस देख रहा हूँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आ गई आत्मा है, हाँ ओके। चलिए, तो अब अशोक की बात करें तो ये जो सुभ्रांतंगी हैं, इनकी माता का नाम था सुभ्रांतंगी, ठीक है ना, अशोक की। अब इसने एकीकरण किया। वैसे एकीकरण तो मौर्यों के समय में शुरू हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य इंटीग्रेशन कर ही चुका था। कलिंग बचा था, कलिंग और सीमावर्ती आसपास के कुछ इलाके बचे होंगे, फाइनली उसको भारत में जोड़ा, कलिंग को अशोक जीता। तो अब भारत का एकीकरण की शुरुआत किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एकीकरण पूरा किसने कर दिया? अशोक ने, ठीक है ना। जितना इलाका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जीता था, इसके बाद इतने बड़े इलाके पर डायरेक्ट रूलिंग या प्रत्यक्ष शासन, इतने बड़े इलाके पर प्रत्यक्ष शासन कुछ समय के लिए, ध्यान रखना, कुछ समय के लिए किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि ये इतना बड़ा इलाका किसने जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने भी जीत लिया था, लेकिन आपको पता अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया था। इतने बड़े इलाके पर प्रत्यक्ष शासन इसके बाद अगर किसी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, चाहे वो एक दिन के लिए क्या हो, ठीक है। और उसके बाद किसने किया इतने बड़े इलाके पर डायरेक्ट रूलिंग? इसके बाद आखिरी राजा कौन हुआ जिसने इतने बड़े इलाके पर डायरेक्ट रूलिंग की? औरंगजेब ने, है ना, और वही उसके पतन का कारण बना। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब अशोक जो फेमस है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए तो फेमस है ही है, धम्म के लिए भी फेमस है। धम्म, धर्म नहीं, ध्यान रखना, धर्म नहीं, धम्म, ठीक है। अच्छा, ये धम्म जो है, क्वेश्चन आता है कि धम्म का पता कहाँ से चलता है? अशोक के धम्म का पता कहाँ से चलता है? तो अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से, दूसरे और सातवें बृहद स्तंभ लेख, मैंने कल बताया था ना, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख। तो जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं उसके, या बड़े स्तंभ लेख हैं, उसमें दूसरे नंबर की लाइन और सातवें नंबर की लाइन, उसमें वो खुद से ही आप लोगों से प्रश्न पूछता है कि धम्म क्या है, और उसके बाद बताता है कि धम्म ये है। अब जैसे क्या है इसकी लाइन, क्या है? धम्म कीचु धम्मम, तो अपासिन्वे बहुकायाने दया दाने साधवे माधवे, यही बातें तो है ना। और भी कुछ है? हाँ, सच्चे सोचिए रह गया। अपासिन्वे बहुकायाने, सच्चे सोचिए माधवे साधवे, और कुछ तो नहीं रह गया, है ना। अपासिन्वे पाप रहित होना, पाप नहीं करना, है ना। बहुकायाने यानी कि सभी का भला करना है, सभी का भला करना है। दया दाने यानी कि दया करनी है, दान पुण्य करना है। सच्चे सोचिए पवित्रता से मतलब है ना, सच बोलना है, और सोचिए का मतलब है सचरित्र होना, पवित्र होना या सचरित्र होना, ठीक है ना। बहुकायाने, कुछ रहेगा क्या? अपासिन्वे पाप रहित होना, दया करना, दान करना, लोगों का भला करना, बहुकायाने माने लोगों का भला करना, और क्या था? सच्चे सोचिए, सच बोलना, और आचरण से भी पवित्र होना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अशोक ने लोगों से ये बातें जो कही, इसी को कहा गया अशोक का धम्म। अब ये बात आती है कि भाई उसने जैसे आप देखें ना, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान क्या कहता है? भाई ये करना और ये नहीं करना। अच्छा, भारत में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसकी गारंटी देती है ना, कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह, है ना। तो वो हमारे देश का स्वरूप क्या है वो तो बता रहे हैं, साथ ही साथ कुछ स्वतंत्रताओं की गारंटी दे रहे हैं, है ना। न्याय की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता और न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। खैर वो बात लंबी हो जाएगी। हमारे संविधान में बहुत सी बातें क्या लिखी हुई है, ये करना है और ये नहीं करना है। संविधान क्यों बना? ताकि कल को कोई तानाशाह ना हो जाए। लगभग इसी तरह की जो बात कह रहा है वो अशोक कह रहा है। हालांकि उसको जो है कि संविधान नहीं कहा जाएगा। धम्म जो है एक राजा की सोच है, वो खुद किस तरह से राज करना चाह रहा है और जनता से क्या अपेक्षा कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, मकसद क्या है उसका। देखिए यूपीएससी मेंस में आपको इसको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन पीटी के लिए हल्का सा आपको बताते चले कि उसने ये कॉन्सेप्ट वो लाया कहाँ से। वैसे कोई ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। महावीर स्वामी हो या महात्मा बुद्ध हो, उस दौर के बिंबिसार हों, आजीवक हों, सभी ये बातें कर रहे थे। सच बोलो, आज भी तो हम बात कर रहे हैं ना, पवित्र आचरण आपका पवित्र होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, दया करना चाहिए, दान करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। यही तो है धर्म, धर्म यही तो है ना। अब इसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। अशोक ने कहीं पर भी ईश्वर की बात नहीं करी है। ये बात जरूर की है कि अगर आप ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैं धम्म कह रहा हूँ, अगर इन बातों को अपनी ज़िंदगी में आप अपनाओगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा कि स्वर्ग मिल जाएगा?
मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग नहीं है ना, स्वर्ग नरक की बात नहीं की गई है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति, निजात। किससे निजात? आने जाने से, है ना। धरती पर आ रहे हैं, कष्ट तो भोग रहे हैं। अरे कष्ट तो भोग रहे हो धरती पर आके, सुबह 4 बजे उठ रहे हो क्लास में आने के लिए, 4, साढ़े 4, 5 बजे, है ना। यहाँ बैठोगे 3 घंटा, 3 घंटा यहाँ बैठोगे, फिर सर होमवर्क दे जाएंगे, इसे करो, फिर घर जाके ना खाने का पता ना, और फिर शाम को फिर जल्दी सो, सुबह उठना। अब ना मोबाइल पे रील देख पा रहे हैं, है ना कोई क्लिप देख पा रहे हैं, ना गाना सुन पा रहे हैं, जल्दी सो। रात को टेंशन में नींद भी नहीं आती, सुबह को फिर ऊँघते हुए आ रहे हैं। तो नरकी तो है ही है, नरकी तो भोग रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं भाई इससे मुक्ति मिले, आराम से ऊपर परमात्मा में लीन हो जाओ, वहीं रहो। तो ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये है आत्मा को, जो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना, और ये जन्म मृत्यु का जो बंधन है, चक्र है, इससे मुक्ति पा लेना, है ना। इसी को निजात कहते हैं ना। कहते हैं निजात मिल गई। देखें मुझे तुम लोगों से किस दिन निजात मिलेगी, तो चले भाई तुम लोगों से मिलेगी, कोई नया बैच आ जाएगा, है ना। अपनी ज़िंदगी तो ऐसे चलती रहेगी। कहाँ थे? तो हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि ये धर्म है कोई, लेकिन ये धर्म जैसा ही है। अशोक ये नहीं कहता कि मैं आपको कोई नया धर्म दे रहा हूँ, उसने कहा कि मोक्ष का एक नया रास्ता बता रहा हूँ मैं, धर्म नहीं था ये। लेकिन इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश भी था। अब उसने ये सिलसिला क्यों शुरू किया? जैसे अकबर है ना, अकबर ने एक नया धर्म जो है कि चला दिया, उसने तो चला ही दिया, दीन इलाही। उसने तो कह दिया कि नया धर्म है ये, अकबर ने तो कह दिया कि भाई एक नया धर्म है ये दीन इलाही जो है ना। अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी ये ख्याल आया था कि मैं भी एक नया धर्म शुरू करूँगा। तो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे समझाया कि मियाँ ये धर्म कर्म जो है कभी राजाओं ने ना चलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 एम्बिशन जाहिर की थी। एक बार तो उसने विश्व विजय की चाहत जाहिर की, दूसरा सिकंदर बनना चाह रहा था। दूसरी बार उसने नया धर्म चलाने की ख्वाहिश जाहिर की। तो दिल्ली का जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, वो उसका दोस्त भी था, वफादार भी था, सलाहकार भी था। तो दोनों बार उसने रोका। उसने कहा कि धर्म जो है ये सूफियों संतों का काम है, फक्कड़ लोगों का काम है। उसका कहने का मतलब ये है सूफियों संतों फक्कड़ लोगों का काम है, इनकी अलग ही दुनिया है। इतिहास में आज तक जितने भी धर्म हुए हैं, धर्म प्रवर्तक हुए, कोई राजा नहीं था, राजा के बस की बात नहीं है कि वो नया धर्म चलाए। इसलिए तुम अपना राजकाज संभालो, धर्म कर्म का काम छोड़ दो, ठीक है ना। यही बात उसने उसकी विश्व विजय की चाहत को लेकर कही थी। उसने कहा था पहले अपना घर संभालो, अपने आसपास का इलाका मजबूत करो। पूरी दुनिया को तो सिकंदर भी नहीं जीत पाया था, इसलिए उसने फिर विश्व विजय की चाहत छोड़ दी थी। तो अब जैसे दीन इलाही अकबर ने इसने शुरू किया, क्योंकि अकबर के समय तक आते आते अब भारत में देखें ना, भारत में बहुत से संप्रदाय थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, मुस्लिम भी थे और दूसरे हिंदू भी थे। अब इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी थे, धर्म संप्रदाय दर्शन और मान्यता को लेकर के आपस में संघर्ष थे। तो अकबर ये चाह रहा था कि साम्राज्य में शांति बनी रहे, धर्म संप्रदाय पंथ जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, दंगे फसाद हैं, वो ख़त्म हो जाए। कोई एक ऐसा धर्म चले नया जिसको सभी माने, धर्म के आधार पर, संप्रदाय या सोच या मान्यता के आधार पर लोगों में भेदभाव ना हो। हालांकि वो उसमें सक्सेसफुल ना हो पाया। अशोक इसमें सफल रहा था शायद, अशोक का भी यही मकसद था। अशोक के समय में जो है कि कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई परिव्राजक है, कोई आजीवक है, अलग अलग मत संप्रदाय हैं और उनमें आपस में उसको लेकर के गहरे मतभेद हैं। अशोक ने उधर कश्मीर भी जीत लिया है तो साउथ भी जीत लिया, ईस्ट भी जीत लिया तो वेस्ट भी जीत लिया। उसके साम्राज्य में उधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर पर यूनानी ईरानी लोग भी हैं। तो वो ये चाह रहा है कोई नया धर्म चले, कोई नया धर्म चले, नया पंथ आए जो सभी को मान्य हो, जो सभी उसे माने और समाज में क्या रहे, शांति रहे। लेकिन अशोक ने ये बात अपनी दी, जिसको अशोक का धम्म कहा गया। ये मिलता कहाँ से? अशोक के शिलालेखों से, खास करके 2 और 7वें स्तंभ लेख से। लेकिन अशोक ने इसको धर्म नहीं किया और ना ही लोगों पर इसको थोपा। अशोक ने अपने धर्म को लोगों पर थोपा नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसका प्रचार प्रसार खूब किया। प्रचार प्रसार करने के लिए उसने क्या किया? अपना एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले उसने खुद हिंसा की जो नीति थी वो छोड़ दी, अहिंसा की नीति अपना ली। और वो जो है ना बहुकाया ने, यानी कि सभी का कल्याण करना है। तो इसके लिए आप लोग देखते ही हो, लिख लेना आप लोग, और ये सभी लोग जानते हो कि अशोक, शेरशाह सूरी, ये ऐसे बादशाह हुए हैं जिन्होंने सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, फलदार वृक्ष लगवाए, है ना, तरह तरह के बाग लगवाए, सड़कों के दोनों तरफ छाया देने वाले पेड़ पौधे, फल देने वाले पेड़ पौधे लगवाए, जगह जगह तालाब खुदवाए, नहरें खुदवाई।
लोगों के पीने के पानी के लिए जगह जगह प्याऊ लगाए, जिसे आजकल आप वाटर टैंक कहते हैं ना, है ना। इंसानों के लिए साथ ही साथ जानवरों के लिए भी जगह जगह अस्पताल बनवाए। दान के लंगर शुरू करा दिए। भूखे जो हैं, जो गरीब हैं, उनकी तरह तरह से उन्होंने लोगों ने हेल्प या सहायता करनी शुरू कर दी। इंसानों के साथ साथ पशुओं के लिए भी इसने अस्पताल बनवाए थे। पशुओं की चिकित्सा के लिए भी इसने व्यवस्था की थी। किसने? अशोक ने। अब देश में तो ये किया ही किया, विदेशों में भी इसने धम्म मिशन भेजे, यानी कि धम्म की जो शिक्षाएं हैं वो तो उनका तो विदेशों में प्रचार प्रसार किया ही किया। साथ ही साथ जैसे आजकल सरकारें क्या करती हैं ना, जैसे कहीं मान लो आपदा आ गई या वैसे ही कोई गरीब देश है उसको हेल्प कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत इसने कर दी थी। विदेशों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सहायता इसने भेजी। मकसद क्या था? विदेशों से संबंध अच्छे बने और वहाँ भी धम्म का प्रचार प्रसार हो। अब विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार होगा, यानी कि दो देशों के बीच में भी आपस में झगड़े की संभावना कम हो जाएगी। अब इसको लेकर के विवाद है कि अशोक का धर्म क्या था। कोई कहता अशोक बौद्ध था, कोई कहता अशोक बौद्ध नहीं था। लेकिन इसके जो क्रियाकलाप हैं, इसने जो काम किए, उनसे ये लगता है कि अशोक बौद्ध था। लेकिन इसने अपने धर्म को किसी पे थोपा नहीं, ना तो अपने धम्म को किसी पे थोपा, ना बौद्ध धर्म को किसी पे थोपा। उनका प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म जो है वो अशोक का कर्जदार है, क्योंकि बौद्ध धर्म की वजह से ही बौद्ध धर्म जो है वो अशोक का कर्जदार है, क्योंकि अशोक की वजह से ही बौद्ध धर्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला। कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। आज जो आप चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दूसरे आसपास के देशों में बौद्ध धर्म का फैलाव देखते हो, तो इन इलाकों में अशोक ने अपने मिशन भेजे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और जिसका उदाहरण है ही ना, महेंद्र और संघमित्रा का मिसाल तो मिलती है। उसने अपने 2 बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अब इसने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने जो भी साधु संत भिक्षु हैं उनको भेजा। इसके अलावा इसी के समय बौद्ध संगति भी हुई थी। कौन सी? तीसरी कि चौथी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। साथ ही साथ इसने संघ में जो झगड़े हो रहे थे, बौद्ध संघ में एक था ना कि अपने किस शिलालेख में वो बौद्ध संघ में विभेद रोकने का आदेश देता है। इसका मतलब ये है कि बौद्ध संघ में दरारें पड़ रही थी, आपस में झगड़े हो रहे थे, तो उसने उनको समझाया कि भाई आपस में झगड़े मत करो, ठीक है ना। इसमें ये भी आएगा कि इसने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को बढ़ावा दिया, जो तीसरी संगति थी उसमें क्या हुआ। तो जब हम बौद्ध संगतियाँ पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो उसमें फिर उसको डिटेल में बात करेंगे। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि धम्म क्या था और इसका असर क्या हुआ और इसका नेचर या स्वरूप क्या था, तो धम्म जो था धर्म नहीं था, ये सभी धर्मों की अच्छी बातों का सार था। ये राजा की सदिच्छा थी। ये राजा जो था लोगों को एक सही रास्ता, नेक रास्ता बताना चाह रहा है कि इसको अपना करके समाज में शांति और खुशहाली हो जाएगी और मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका असर क्या हुआ? कहते हैं ना धम्म का प्रभाव क्या हुआ, धम्म का असर क्या हुआ। धम्म तो उसने शुरू कर दिया, इसका असर क्या हुआ? इसका असर जो है ना तात्कालिक और दीर्घकालिक। जब आप मेंस लिखोगे ना स्टेट पीसीएस या यूपीएससी मेंस में, वैसे जैसे जैसे हर दूसरे तीसरे साल बाद, चौथे साल बाद पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेंस में भी एक समय आएगा एमसीक्यू ही आ जाएगा। लेकिन मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होने ही चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ना वो आपकी समझ को बताते हैं, कॉन्सेप्ट को बताते हैं, और एक अधिकारी में समझ और कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये रटने की क्षमता को बताते हैं। और इसमें लक भी काम करता है, गैस वर्क काम करता है ना, लक भी काम करता है, गैस वर्क भी काम करता है। डिस्क्रिप्टिव जब आप पढ़ते हैं तो अच्छे प्रशासक तो बनते ही बनते हैं, अच्छे नागरिक भी बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है। जैसा ही मैंने कहा ना अशोक बौद्ध था, कैसे मान लें भी अशोक बौद्ध था, है ना। उसने साधु संन्यास तो लिया नहीं, उसने राजपाट तो छोड़ा नहीं उसने, और सभी को बौद्ध धर्म अपनाने का आदेश तो दिया नहीं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से भले ही बौद्ध हो, लेकिन एक शासक के रूप में वो धर्मनिरपेक्ष था। उसने अशोक ने अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने धम्म के माध्यम से जियो और जीने दो का नारा दिया था। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंस में जब आप जाएंगे, हिस्ट्री का या जीएस का जो क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ से बहुत से सवाल बनते हैं। एक तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा धम्म क्या था, अशोक का योगदान तो उसमें धम्म है। एक बार क्वेश्चन आया था कि वर्तमान विश्व के सम्मुख अनेक चुनौतियों का समाधान धम्म है, वो पूछ धम्म को ही रहा है, लेकिन अब वर्तमान विश्व के सम्मुख चुनौतियों का समाधान धम्म है। अब इसमें एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आ गए। अब आप क्या कर रहे हो, आपने हेडिंग डाला धम्म और धड़ाधड़ लिखे जा रहे हो, कॉपी भरा यार, बड़ा अच्छा पेपर हुआ।
लेकिन वो पूछ क्या रहा, वो उसे यही बताना है कि इस समय विश्व के सम्मुख कौन सी चुनौतियाँ हैं। वर्तमान विश्व के सम्मुख चुनौतियों का समाधान धम्म में छिपा हुआ है, धम्म में। तो उसको ये भी तो बताना है ना, चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर धम्म भी बताना, धम्म क्या था, और फिर उन चैलेंजेस को हम धम्म के माध्यम से कैसे सुलझाएंगे, यही बताना। 250 शब्द लिखने हैं 15-16 मिनट में। यही पहचान होती है पेशेंस की, धैर्य की या क्षमता की, जो हमसे हो ना पाई, इसलिए हम आपके कोच बन गए। अब उम्मीद करते हैं आप कर सको। ठीक है, चले भाई, मैदान में तो आप नहीं खेलना, हम तो बता ही सकते हैं आपको। तो हाँ, तो इसका तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव की बात कर रहे थे। तात्कालिक प्रभाव जो इसका पड़ा वो ये पड़ा कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कैसे, इन शॉर्ट बता दूँ आपको कि अशोक ने अपना पूरा ध्यान जो था किस पे दे दिया, धम्म के प्रचार प्रसार पर दे दिया। जैसे मेरा पूरा ध्यान किस पर है, आप लोग समझते ही हो ना, और उसकी वजह से क्या क्या हम सफ़र कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पूरा ध्यान ही जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो बाकी चीज़ें तो पिछड़ ही जाएंगी। तो अशोक ने अपना पूरा ध्यान धम्म पर दे दिया। अब धम्म पर ध्यान दिया, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म के फैलाव के लिए मेलों में झांकियाँ हो रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं ना, और जन कल्याण पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो इससे जो खजाना था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। प्रशासन पर और साथ ही साथ सेना पर ध्यान जो है वो कम दिया जाने लगा। अब अहिंसा की नीति अपना ली, है ना, तो युद्ध जो है वो ख़त्म हो गए। अहिंसा की नीति अपना ली, युद्ध खत्म हो गए। तो एक तरफ तो सेना पर जो इन्वेस्ट है या सेना पर जो खर्च है वो कम हो रहा है, बजाय हथियार गोला बारूद खरीदने के या उस समय के जो भी तीर तलवार होंगे वो खरीदने के, पैसा जो है वो कहीं और खर्च हो रहा है। और सेना को, बजाय सेना को शिकार पर ले जाने, पुराने ज़माने के जैसे आजकल मॉक ड्रिल होती है ना, आजकल सेना अभ्यास में लगी रहती है, जगह जगह अभ्यास करती है सेना। उस समय राजा जो थे सेना को शिकार पर ले जाते थे। शिकार पर ले जाने से सेना चुस्त दुरुस्त रहती थी, वही उसका युद्ध अभ्यास था। तो शिकार बंद हो गए, सेना के अभ्यास बंद हो गए, सेना के मिशन खत्म हो गए, है ना, और उसकी जगह सैनिक शिविरों में भी भिक्षु और साधु संत आ गए। इसका असर जो था वो सेना की कुशलता पर पड़ा। सेना पे खर्च करने लगा तो इसका असर भी सेना के मनोबल, मोटिवेशन और उसकी जो कुशलता है उस पर पड़ा। और इसी का नतीजा ये था कि धीरे धीरे जो मौर्य सेना थी वो कमज़ोर हो गई और एक स्टेज ऐसी आई कि उन्हीं के सेनापति ने उन्हें मार दिया और मौर्य वंश जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसका तात्कालिक असर तो ये था कि एक तो मौर्य वंश का पतन हो गया, है ना, तात्कालिक रूप से साम्राज्य में शांति आई, है ना, लेकिन इसकी वजह से जो उनका खुद का जो एम्पायर था बना वो ख़त्म हो गया। लेकिन इसका दीर्घकालिक असर ये हुआ कि अशोक जो था वो जियो जीने दे का सिद्धांत दे गया, धम्म दे गया। इसी धम्म की वजह से जो है बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। खैर, इसकी बातें करेंगे और भी आगे। तो बौद्ध धर्म को इसने विश्व धर्म बना दिया। यही पहला ऐसा राजा था जिसने कहा, राजा को जिसने कहा कि भाई आपका काम केवल टैक्स वसूलना नहीं है, जुल्म करना नहीं है, आपका काम लोगों का भला करना भी है। कल्याण पर, वेलफेयर पर जो जोर दिया। ये कहता था सारी प्रजा मेरी संतान है। एक शब्द आता पितृवत निरंकुशता। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो। तो ये लोग ऐसे राजा थे। राजा पे तो वैसे किसी का अंकुश होता ही नहीं है। वर्तमान समय की बात अलग है, आज तो कोर्ट है, संसद है ना, संविधान है। तो राजा पर अतीत में किसी का आमतौर पर नियंत्रण होता नहीं था। वैसे ये बात कहना भी गलत है कि किसी का नियंत्रण ही नहीं होता था। उस समय भी होते थे लोग, महल के लोग हैं, जो उसके नज़दीकी लोग हैं, जो उसके सलाहकार हैं, राजगुरु होते थे, धार्मिक व्यक्ति होते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होता था, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली राजा की इच्छा जो होती थी वो सबसे ऊपर होती थी। राजा की इच्छा सबसे ऊपर होती थी, तो इसी को हम कहते थे निरंकुशता। लेकिन इसने पितृवत निरंकुशता की बात करी, या मौर्यों ने पितृवत निरंकुशता की बात करी। इसका मतलब क्या है कि निरंकुश तो था, लेकिन जैसे पिता निरंकुश होता है, जैसे जो पिता होते हैं, माता पिता होते हैं ना, अपनी संतान पर कंट्रोल रखते हैं, किसके लिए, उनके भले के लिए। तो इसने निरंकुश तो था, लेकिन अपनी प्रजा का जो पालन किया अपनी संतान की तरह किया। इसने कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, और जिस तरह से मैं अपनी प्रजा के कल्याण और भले की चिंता करता हूँ, क्या कहा, जिस तरह से मैं अपनी संतान की भले और कल्याण की चिंता करता हूँ, उसी तरह से अपने प्रजा की भले और कल्याण की चिंता करता हूँ। इसी को कहा गया था पितृवत्ता का सिद्धांत, पितृवत राजत्व, है ना, कि पिता के समान अपनी प्रजा पर, संतान के समान या पिता के समान राजकाज करना। ठीक है। इसके अलावा शुरू में मैंने आपको बताया कि इसने प्रशासन को किससे जोड़ा, मिशनरी से, कि प्रशासन लोगों की सेवा करे, प्रशासन लोगों का भला करे। ट्रांसफ़र का नियम मैंने आपको बता दिया। इन्हीं के समय में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना शुरू हुआ। ठीक है।
अब बात आती है कि मौर्यों की इंपॉर्टेंस क्या थी, मौर्यों का महत्व, है ना। तो मौर्यों का महत्व, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का या अशोक का नहीं, दोनों का ही, या मौर्यों के समय में जो कुछ भी हुआ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके आपसे पूछेगा, सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन हुआ, सबसे पहली बात ना इंटीग्रेशन हुआ, पूरे भारत का एकीकरण हुआ। दूसरा, इन लोगों ने ही पहली बार राजाओं को संदेश दिया कि जनता की भलाई करनी है ना। ये जो किंगशिप है या राजत्व, राज करने का तरीका, राजत्व के प्रिंसिपल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, बलबन, है ना। एक दिन सल्तनत की एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक ही सल्तनत एम्पायर की एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक ही बार में एक ही बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिख के आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता जाएंगे जहाँ पर क्वेश्चन में, जहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, जो जल्दी करेंगे। आपका 26 को जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही कर लेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो मुगल की और एक सल्तनत की बनानी है इस तरह की। तो जैसे राजत्व से ध्यान आ गया मुझे बलबन का ना, तो बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत के लिए बहुत ही चर्चित है। क्या 3 चीज़ें थी शीतल बलबन के राजत्व सिद्धांत में? अरे बलबन के राजत्व के सिद्धांत में 3 खास चीजें थी, क्या क्या थी? हनुमान जी किसके लिए जाने जाते हैं? अच्छा, हनुमान जी तो खैर शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते हैं, है ना भाई, शक्ति और भक्ति 2 चीजें है ना, है ना। हाँ, ये बताओ भीम किसके लिए जाने जाते हैं? बल के लिए, शक्ति के लिए, है ना। हाँ, राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किसके लिए जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? न्याय के लिए, है ना। हाँ, है ना। और कोई ऐसा राजा जो बहुत ही अपना प्रतिष्ठा पर ध्यान देता हो, अपनी शान शौकत पर ध्यान देता हो, टीम टाम पे ध्यान देता हो। इतिहास में कोई ऐसा राजा जो अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान देता हो, है ना। मतलब घर बिके तो बिके, मेरे कपड़ों पे दाग ना आए, ऐसा कौन सा राजा था इतिहास में? तो बलबन के राजत्व सिद्धांत में था शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय, है ना। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय बलबन के राजत्व सिद्धांत में था, ठीक है। तो अब इसके राजत्व सिद्धांत में क्या था? मौर्यों के या अशोक के राजत्व सिद्धांत में क्या था? पितृवत निरंकुशता, कल्याण, वेलफेयर, है ना। ओके, तो राजत्व का एक नया सिद्धांत दिया था इन्होंने। ओके, तो प्रशासन, नियमित प्रशासन मौर्यों के समय में शुरू हुआ। रेवेन्यू सिस्टम या लगान प्रणाली, नियमित लगान प्रणाली जो है वो मौर्यों के समय में शुरू हुई। लगान किस तरह से वसूला जाएगा? जैसे कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य शायद 1/6 की बात करता है लगान की दर की, अर्थशास्त्र, और मेगास्थनीज कहता है 1/4। इसको लॉक मत करना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि 1/6 किसने कहा है और 1/4 किसने कहा। वैसे मैंने यहाँ पर आगे लिख रखा होगा। तो नियमित लगान व्यवस्था यहीं से शुरू हुई। भूमि के अलग अलग प्रकार शुरू हुए यहीं पे ना, जैसे कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि। कृष्ट भूमि माने जुती हुई, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई भूमि, अदेव मात्रक ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के ही अच्छी फसल देती हो। तो भूमि की अलग अलग किस्में थीं, उनसे अलग अलग तरह से टैक्स वसूले जाते थे। लगान वसूलने के लिए बाकायदा अधिकारी हो गए थे। एक सन्निधात्र पद था जिसे कहते हैं कोषाध्यक्ष। आज जो है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मौर्यों के समय में था वो सन्निधात्र। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने लिख लेना। सन्निधात्र उसे कहते थे, कोषाध्यक्ष, है ना। जो राजकोष था उसकी देखभाल और उसका ऑडिट वगैरह करने की जिम्मेदारी उसकी थी। तो मौर्यों के समय में नियमित प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई, प्रशासन प्रणाली शुरू हुई। करारोपण, टैक्सेशन सिस्टम इन्हीं के समय में शुरू हुआ। लगान सिस्टम या लगान वसूली का जो तरीका है वो इन्हीं के समय में शुरू हुआ। इनके समय में एक अधिकारी मिलता है रज्जुक, रज्जुक नाम का एक अधिकारी मिलता है। रस्सी का तत्सम क्या हुआ? रज्जू। तो ये लोग अधिकारी क्या हुए? रज्जू माने नाप खोज करने वाले अधिकारी, जमीन को नापने वाले अधिकारी। बाद में तो खैर गवर्नर लेवल का अधिकारी हो गया था, इसको पुलिस अधिकारी मिल गए थे। तो रज्जुक नाम का अधिकारी इसमें आता है, ठीक है ना। तो अभी खैर ये जो क्लास है आपकी क्रैश कोर्स टाइप में है। जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो इनको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी फीस लेंगे आपसे, आप लोगों से नहीं, आप लोगों से, ठीक है। अब फीस का नाम सुनते ही आप लोगों का जो है वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अरे ना लेंगे फीस वीस यार, जहाँ 10 घट रहे हैं 15 घट जाएंगे, हैं। चलें आगे चलें, कहाँ थे? हाँ, तो इन्होंने पहली बार इन्होंने ही जो नगर प्रशासन है उसकी शुरुआत की। नगर, मौर्यों के समय में एक अधिकारी मिलता है नगर व्यवहारिक, जो सिटी मजिस्ट्रेट की तरह था। एक अधिकारी मिलता है नागरक, यहाँ पर आगे लिखा ही मैंने, जब फ्लो में आ रही है तो मैं बताता चलूँ। एक अधिकारी मिलता है नागरक, जो गुप्तों के समय में उसको कहा गया था पौर या महापौर।
मौर्यों के समय में अनिश जी समझ में आ रहा है कुछ? अनिश जी सच बोल गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु जी, है ना? तो खैर समझने की कोशिश कीजिए आप। तो मौर्यों के समय में आजकल देखते हो ना आप, क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? उसे क्या कहते हैं? अध्यक्ष या चेयरमैन। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? क्या कह देते हैं उसको? मेयर, है ना? नगर निगम का जो पॉलिटिकल हेड है उसे मेयर कहते हैं, नगर पालिका का जो पॉलिटिकल हेड है उसे नगर पालिका का चेयरमैन कहते हैं, ग्राम पंचायत का जो पॉलिटिकल हेड है उसे क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। तो नगर प्रशासन या जो आज नगर पालिका का प्रशासन है ना, म्यूनसिपालिटी, इसकी शुरुआत मौर्यों के समय में हो गई थी। और उस समय जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे नागरक। और कोतवाल टाइप का, जिसे आजकल सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं, कोतवाल टाइप का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे नगर व्यवहारिक। ये जो नगर व्यवहारिक है तुर्कों और मुगलों के समय कहा गया कोतवाल। क्या कहा गया? कोतवाल। अंग्रेजों के समय में ये हो गया सिटी मजिस्ट्रेट। आज भी सिटी मजिस्ट्रेट है, हमारे कुछ बड़े शहरों में सिटी मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, देहरादून में भी है सिटी मजिस्ट्रेट, समझ रहे ना? तो मौर्यों का नागरक, गुप्तों का पौर और आज का मेयर, ठीक है ना? मौर्यों का नागरक, गुप्तों का पौर और आज का मेयर। ओके, समझ गए? चलिए साहब, मौर्यों का नगर व्यवहारिक, मुगलों का कोतवाल और आज का सिटी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना? कहाँ थे? यहाँ थे ना। तो नगर प्रशासन, अच्छा, अब नगर प्रशासन में यही नहीं था जैसा आजकल होता है ना, शहर जो है आप देखें ना, नगर निगम या नगर पालिका जो है अलग अलग वार्डों में बटी हुई है, अलग अलग वार्डों में बटी हुई ना, है ना? अलग अलग वार्डों में बटी हुई है। अच्छा, ग्राम पंचायत नगर पालिका में देखेंगे ना तो बहुत सारे वार्ड मेंबर को पता नहीं होता है। प्रधान या चेयरमैन जो है आमतौर पर ज़्यादातर अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं चीज़ों को छुपाते हैं। नगर पालिका में अगर आप में से कोई प्रधान या प्रधान पद का प्रत्याशी हो तो ध्यान दें कि ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में हर काम को करने के लिए अलग अलग कमेटी होती हैं, जिसमें वार्ड मेंबर भी शामिल होते हैं। निर्माण समिति, गांव में या शहर में जो कुछ भी बनेगा उस कमेटी की सिफारिश से बनेगा। निर्माण समिति, व्यय समिति, गांव में या शहर में जो कुछ भी खर्च हो रहा है उस कमेटी की सिफारिश पर खर्च होगा, उसमें वार्ड मेंबर शामिल होते हैं। अलग अलग कमेटियाँ होती हैं। बस सर्वे सर्वा है, मेयर है, राजनीतिक मुखिया मेयर है, प्रशासनिक मुखिया ईओ है या प्रशासक है, लेकिन इन समितियों का बहुत बड़ा रोल होता है। मौर्यों ने वास्तव में इन समितियों की शुरुआत की थी। मेगास्थनीज के द्वारा हमें मौर्यों के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। वो कहता है कि जो शहर थे उनके राजकाज को, या शहरों के प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग कमेटियाँ, अलग अलग समितियाँ बनी हुई थी। कितनी कमेटी थी? 6 कमेटियाँ। हर कमेटी में 5 मेंबर थे, यानी कि 30 लोग जो थे वो मिल करके शहर का प्रशासन चलाते थे। 30 लोग शहर का प्रशासन चलाते थे। ये 30 लोग जो थे अलग अलग 6 समितियों में बटे हुए थे, हर समिति में 5 मेंबर होते थे। अच्छा, इसमें से एक समिति क्या थी? जो शहर में बसने वाले या आने वाले विदेशियों की देखभाल करती थी। एक समिति जो थी वो बिक्री कर को तय करती थी और उसको वसूलती थी। एक समिति ऐसी थी जो जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। आजकल होते ना परिवार रजिस्टर, फैमिली रजिस्टर, तो उसमें किसी का जन्म हुआ तो नाम दर्ज करना है, किसी की मृत्यु हो गई तो लिखना है कि भाई इनकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की समितियां थीं। विदेशियों की देखभाल के लिए, बिक्री कर की देखभाल के लिए, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग समितियां बनी हुई थी। यानी कि नगर का जो प्रशासन था वो समितियों के माध्यम से होता था। कुल 6 समितियां थी, याद रखना, कुल 6 समितियां थीं। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि 5 थी कि 6 थी। 5 समिति थी, उसमें 6 मेंबर थे, या 6 समिति थी उसमें 5 मेंबर थे। तो भैया मैक्सवेल ने क्या मारे कल? नीरे छक्के मारे, है ना? कई सारे रिकॉर्ड बना गया मैक्सवेल कल, कई सारे रिकॉर्ड बना गया, है ना? वैसे तो कहते हैं अल्लाह दे और बंदा ले, जो मुहावरा बना है, कहते हैं ना अल्लाह दे और बंदा ले। इसी को आप ये भी कह सकते हो, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना? इसको ये भी कह सकते हो। यही है अल्लाह दे और बंदा ले। कला तो थी उसमें, लेकिन कल तो उसमें भैया आत्मा आ गई थी, पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई थी। बस जागर वागर लगवा के तो ना आया था वो कहीं, है ना? पक्का उसमें कोई आत्मा आ गई थी, धड़ाधड़। चलें साहब, तो आपकी पार्टी कैंसिल हो गई, कल मैंने आपसे वादा किया था। अब उधर से उसके 7 विकेट गिरे और मैं सोच रहा हूँ सूर्य को पता नहीं क्या क्या मांगेंगे मुझसे ये पार्टी में, है ना? जैसे जैसे मैक्सवेल छक्के मार रहा है वैसे वैसे मैं खुश हो रहा, ठीक है पार्टी बच गई। अब मज़ा आ गया भाई साहब, पूरे घर ने मैच देखा है। हमारी मदर को भी पता चल गया ये कौन है, नाम तो खैर वो ले नहीं पाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल। ओके, चलें भाई।
कहाँ थे? हाँ, तो नगर प्रशासन 6 समितियाँ, हर समिति में 5 मेंबर, ओके। और नगर का हेड कौन था? नागरिक। तो नगरीय अच्छा, गाँवों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि गांव का मुखिया मिलता है जिसको कहते हैं ग्रामणी। वैदिक काल में भी ग्रामणी था, इस समय भी चल रहा वो ग्रामणी। गांव की सेना का मुखिया जो होता था उसे ग्रामणी कहते थे। सेना पर सबसे पहले जो ध्यान दिया इन्होंने दिया नियमित सेना। नियमित सेना, स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी। अब देखो इतना बड़ा एम्पायर कब्जे में किया है तो 2-4 आदमियों के बस की बात तो नहीं होगी ना। तो परमानेंट आर्मी जो थी इन्होंने रखी थी पहली बार। स्थायी सेना पहली बार इन्होंने रखी, और सेना की कुशलता या सेना की बेहतरी पर जो ध्यान दिया था वो भी पहली बार इन्होंने ही दिया था। अच्छा, सेना में भी 6 समितियाँ थीं। रथ सेना, नौसेना, रसद सेना, हाथी सेना, घोड़ा सेना। तो सेना में भी अलग अलग 6 समिति, आजकल जैसे है ना थल सेना, वायुसेना और नौसेना, है ना। तो उस समय भी सेना में 6 अलग अलग ग्रुप थे। सेना की 6 अलग अलग ब्रांचें थीं और हर समिति में 5 मेंबर थे। भैया 6 पंजे 30 से इन्हें पता नहीं क्या लगाव था। तो सेना में भी और नगर में भी 6 समितियां थीं और हर समिति में 5 मेंबर थे। सबसे पहले नेवी या नौसेना जो बनाई वो इन्होंने बनाई। ध्यान रखना, लिखा भी होगा मैंने यहाँ पर, लिखा, हाँ लिखा है। सबसे पहले जो नौसेना बनाई वो इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले जी और जीने दो का नारा इन्होंने लगाया। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य इन्होंने बनाया। सहिष्णु थे ये, यानी कि सर्वधर्म समभाव पर जोर देते थे। धर्मनिरपेक्ष भी थे ये, और ये अपने अभिलेखों के लिए भी जाने जाते हैं। जो अशोक ने तरह तरह के शिलालेख या स्तंभलेख लिखवाए। हालांकि मौर्यों से पहले भी ये कला राजा इस्तेमाल करता था, यानी कि जो स्तंभलेख या शिलालेख लिखवाने का जो चलन शुरू किया था वो मौर्यों ने नहीं किया था, मौर्यों ने ईरानियों से सीखा था। कहते हैं कि लोगों को मैसेज देने के लिए शिलालेख या स्तंभलेख जो लिखवाने शुरू किए थे वो ईरानियों ने शुरू किए थे, और ईरानियों से मौर्यों ने सीखे थे। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो किया वो अशोक ने किया, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमने बात कर ली, ये हिस्ट्री क्लास 24 है, इसका पार्ट 1 था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। अब हम किसकी बात करेंगे? पार्ट 2 की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तुरंत हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसको एक बार पॉज कर दीजिए।